आज क्लास 10 का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए बेसिकली होता क्या है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इक्वेशंस मतलब एक इक्वलिटी का साइन होगा और LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कुछ LHS में होगा कुछ RHS में होगा, यानी इक्वेशंस जो आप लोग क्लास 9 के अंदर भी आपने पढ़ी होंगी ना इक्वेशंस। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर मींस दो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेयर ऑफ शूज, है ना, ऐसा। अब देखिए एक जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c। अब हम पढ़ने वाले पेयर, तो पेयर का मतलब क्या है? पेयर ऑफ शूज मतलब क्या है? दो, है ना। तो इसी तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन होंगी तो उनका हमने नेमिंग कर दिया। जैसे ये a है तो मैं इसको बोल दिया a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो बेसिकली ax प्लस by प्लस c ये एक जनरल फॉर्म होता है, और जनरल फॉर्म फॉर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो हो जाता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली मेरा जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन को पहचानने के लिए। लाइक आपको समझ में आ जाएगा जब इक्वेशन इस फॉर्मेट में लिखी हुई होगी, इस फॉर्म में लिखी हुई होगी, तो आप समझ जाइएगा ये लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपने पास जो वेरिएबल है x और y, इनका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? वो 1 है। ओके, तो यहां पर हमें क्या करना होता है, ये जनरल फॉर्म है, हमें अननोन की वैल्यू को निकालना है, फाइंड करना है। जैसे x और y यहां पर क्या है? अननोन से, इनकी हमें वैल्यू बतानी है। तो ये बेसिकली अपने पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 इसको कह लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसको कह दीजिए आप, है ना। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, इक्वेशन 1 गिवन होगी, इक्वेशन 2 गिवन होगा। उसके बाद आपको अननोन की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे यहां पर अननोन क्या है? एक्स वाई, ठीक है। अभी देखिए यहां पर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है? ये रियल नंबर्स है। ओके, और यहां पर ध्यान रखिएगा एक चीज, ये a1 b1 जीरो नहीं हो सकता, a1 और b1 की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, a2 b2 की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। हाँ, c1 c2 जीरो हो सकता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर आप खुद सोचिए, अगर आप a1 का वैल्यू जीरो कर दोगे तो a1 इंटू समथिंग, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब आपका वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे? सिमिलरली b1 के अंदर जब आप वैल्यू जीरो कर दोगे b1 की, तो b1 इंटू y ये भी जीरो हो जाएगा। बट c1 c2 ये हमारे कांस्टेंट है, ये जीरो हो सकता है, c1 c2 जीरो हो सकता है, लेकिन a1 b1 a2 b2 इनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ओके, सो आपको ये बेसिक बातें हैं, ये एक तरीके से इंट्रोडक्शन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ठीक है। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कैसे निकालने वाले हैं। जैसे मैंने भी कहा ना कि अपन अननोन की वैल्यू निकालेंगे x एंड y की। तो इसमें अपने पास कई मेथड्स होते हैं। जैसे एक होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। तो अलजेब्रिक मेथड के अंदर भी अपने पास तीन तरीके होते हैं निकालने का x एंड y की वैल्यू। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मैं एक एक करके इन तीनों मेथड्स की भी बात करूंगा, ग्राफिकल मेथड की भी बात करूंगा, और सबसे पहले आपको मैं ग्राफिकल मेथड ही बताऊंगा कि इसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है। तो ठीक है, मैं आपको ग्राफिकल मेथड के बारे में बता देता हूं। अभी देखिए ग्राफिकल मेथड के अंदर क्या होता है और इसके अंदर अपन को कैसे प्रोसीड करना है, वो सब कुछ आपको अभी दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, तो मैं बताता हूँ ठीक है। देखिए होता क्या बेसिकली ग्राफिकल मेथड नाम से पता चल रहा है, एक इसके अंदर ग्राफ से रिलेटेड अपन चीजों को एनालिसिस करेंगे ना विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर कंडीशंस देखिए, मैंने कुछ तीन बातें लिखी हुई, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, 1 2 3। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ इसके अंदर होता क्या है। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये एक कंडीशन होती है। कब होती है ये कंडीशन? अगर ये कंडीशन हो रही है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होगा। देखिए समझिए, जैसे कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का हम जैसे ग्राफ जब बनाते हैं तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो ये एक इक्वेशन की आ गई मेरे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही आएगी लीनियर इक्वेशन की। तो अब
मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस है ना, तो दूसरी लाइन सपोज करो ऐसे आ रही है, ये है, तो यहां पर आपको ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट, ये है इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये एक जगह कट कर रहा है, ये मीट हो रहा है, यहां पर कोई पॉइंट होगा x, y होगा जो कि मीट कर रहा है ना, ये है यूनिक सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कंसिस्टेंट है। तो ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों ही एक दूसरे के इक्वल्स में इक्वल है। देखिए मतलब a1 अपॉन a2 क्या मतलब क्या है, ये इक्वेशन है ना मेरे पास, देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये आपको इक्वेशंस गिवन होंगे, ठीक है, इनका नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब इसके अंदर क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती है और कंसिस्टेंट होता है। तो देखिए बेसिकली इस टाइप की लाइंस में क्या होता है कि मेरे पास जो दोनों लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, सॉरी ये केस है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का, तो इसमें पैरेलल नहीं होती, सॉरी माय मिस्टेक। ये है, इसके अंदर क्या होता है, लाइंस दोनों क्या करती है, कोइंसाइड करती है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके अंदर पैरेलल नहीं होती है, माय मिस्टेक, ठीक है। केस नंबर 2, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसके अंदर कोइंसिडेंट लाइंस होती है, एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से आप ऐसे समझो ओवरलैप होती है, और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए, और कंसिस्टेंट है इसमें भी, और कंसिस्टेंट फर्स्ट केस में। अब थर्ड केस क्या कहता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। तो थर्ड केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन होगा एंड इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखिए होगा क्या, बेसिकली इसमें ये है पैरेलल लाइंस का केस, जैसे कि आपके पास ये ग्राफ है और एक आपका लाइन ये जा रहा है स्ट्रेट लाइन, दूसरा स्ट्रेट लाइन, ऐसा समझ लीजिए ये जा रहा है, तो मतलब पैरेलल लाइन से तो ये तो कभी इंटरसेक्ट करने वाली ही नहीं है, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा, यहां पर इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, इसमें नो सॉल्यूशन का केस बनेगा। ये a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है, बेसिकली 1 2 3। जब आप इनको याद रखोगे उसके बाद में मैं आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि अपन आगे कैसे प्रोसीड करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिया हूं, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशन गिवन है, रिप्रेजेंट्स टू लाइंस व्हिच आर कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट पैरेलल। एक और ऑप्शन हो सकता था यहाँ पर, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो ये बेसिकली एमसीक्यू अप्रोच का क्वेश्चन है, तो इसको मैं ओसवाल क्वेश्चन बैंक से लिया हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अपन ने जो कुछ भी पढ़ा था, जो कंडीशंस पढ़ी थी, तो कैसे अपन इंप्लीमेंट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली अपना जो अप्रोच होगा वो एमसीक्यू अप्रोच होगा, और अपन देखते हैं कैसे अपन फास्ट एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशंस का, और ये मुझे इक्वेशंस गिवन है, ये मुझे गिवन इक्वेशंस है क्वेश्चन के अंदर, और ये मेरा मैं जानता हूं स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इक्वेशन का, राइट। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को ऑप्शंस में क्या गिवन है, कोइंसिडेंट है, ये जो दोनों हैं इक्वेशंस गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, क्या ये पैरेलल है, क्या ये इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट पर है, या फिर कोइंसिडेंट है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, ऐसे मुझे नहीं पता, इनको देख के मैं नहीं बता सकता। तो मुझे जो गिवन कंडीशन है अब मैं जानता हूं, जैसे कि इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली वन पॉइंट का मतलब क्या है कि वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, उसका ये गिवन कंडीशन है। अब इसी तरीके से आपको पता होगा कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप वाला है। इसमें क्या होगा, इसमें सब कुछ इक्वल होता है ना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ओके। एंड पैरेलल की कंडीशन अपने पास क्या होती है, पैरेलल की कंडीशन अपने पास जब अभी मैंने आपको बताया था, तो आप देख सकते हैं वहां पर भी पैरेलल की कंडीशन में हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2।
ये होती है हमारे पास पैरेलल की कंडीशन। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है। अब आप जैसे ही वैल्यूज को पुट करोगे आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। अब सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं कि A1 A2 क्या होता है। तो देखिए, जब आप इस स्टैंडर्ड से अपने जो गिवन क्वेश्चन है इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि A1 की वैल्यू 6 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू -1 है, C1 की वैल्यू +10 है और C2 की वैल्यू +9 है। ओके, तो अब मैं अगर इसके अंदर देखता हूं क्या A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 हो रहा है, तो देखिए 6 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन -1। तो अब देखिए यहां पे ये माइनस से माइनस उड़ जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा और ये 2 3 6, तो 3 इज इक्वल टू 3 हो रहा है ये, तो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हमारे केस में क्या होना चाहिए था, अगर ये इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट होता तो ये डज नॉट इक्वल्स टू फॉलो करता ना, जबकि यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये LHS इज इक्वल्स टू RHS वाली कंडीशन आ रही है ना, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, ये कंडीशन आ रही है यहाँ पे, जबकि चाहिए क्या अपन को, नॉट इक्वल्स टू। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करता तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट होता, तो ये तो हो गया गलत जवाब। अब कोइंसिडेंट के केस में मुझे क्या है, आपने अभी देख लिया A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल्स टू होने वाला है। तो अब मैं ये देखता हूं C1 अपॉन C2 क्या है, तो C1 अपॉन C2 में क्या है, 10 अपॉन 9। तो क्या ये इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा ना, इक्वल नहीं हो रहा, क्योंकि ये कैसे चल रहा है, 3 इज इक्वल्स टू 3 डज नॉट इक्वल्स टू 10 अपॉन 9, यानी कि अगेन मेरा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऑप्शन ए का मतलब क्या, कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, सब कुछ इक्वल होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, तो मेरा ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अब मेरे पास ऑप्शंस में बचता है क्या, पैरेलल, तो वो तो 100% मेरा सेटिस्फाई करेगा, लेकिन आपको बता देता हूं कैसे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आप यहां पर ही देख सकते हो A1 अपॉन A2 की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये कंडीशन कौन सी होती है, आप यहीं से देख लीजिए, ये पैरेलल की कंडीशन होती है ना, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, पैरेलल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने विद द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस मैं जज कर पाया हूं कि ये इसका आंसर क्या होने वाला है, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट होने वाला है, कोइंसिडेंट होने वाला है या पैरेलल होने वाला है। ओके, तो मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं, तो आप ऐसे ही इनको फास्ट एग्जीक्यूट कर पाओ। तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 2y plus 5 is equals to 0 and minus 3x minus 6y plus 1 is equals to 0 have option A unique solution, B infinite many solution, C no solution। ठीक है, तो ये हमें पूछ रहा है। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको जल्दी से अपना कंडीशन निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमें कंडीशन जानते हैं। तो अब आप ये चीज करना स्टार्ट करो, A1 अपॉन A2 क्या होने वाला है, B1 अपॉन B2 क्या होने वाला है ना, और C1 अपॉन C2 क्या होने वाला है। अगर आप ये एक बार निकाल लोगे तो देखते आपको समझ में आ जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, 5 सेकंड के अंदर हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखो A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। B1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, B1 की देखिए जरा 2, B2 की वैल्यू क्या है -6, तो बेसिकली क्या हो गया 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो ये भी क्या हो गया 1 अपॉन -3। ओके, अब इसी तरीके से आप C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकाल लीजिए, C1 क्या है यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 1। तो अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब मैंने अभी सॉल्व किया तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मेरा कंडीशन क्वेश्चन से क्या निकल के आ रहा है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। आप देख सकते हैं ये मेरा 5 अपॉन 1 आ रहा है ना, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन आप पहचानते हो ना, ये कंडीशन कब आता है, ये कंडीशन अपना नो सॉल्यूशन के लिए आता है, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन क्या होता है, अरे नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब कोई पैरेलल लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, अगर ये इंटरसेक्ट करती तो इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता, ठीक है। और अगर ये कोइंसिडेंट करती एक दूसरे के ऊपर तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन हो जाती। बट यहां पर क्या है,
नो सॉल्यूशन। ये कंडीशन किसकी है? ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो बस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो देखिए 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप इसको एग्जीक्यूट कर दीजिएगा। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो ओके, थैंक यू।